थोड़ा हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रासायनिक साम्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि भैया हमारा साम्य क्या होता है, हमारी साम्य अवस्था क्या होती है। ठीक है ना, हमारी साम्य अवस्था क्या होती है। ठीक है, क्या है हमारी साम्य अवस्था। बेटा जब किसी पिंड पर लगने वाले बल सभी बराबर हो जाएं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। लाइक इट, ये मेरा एक पिंड है, इस पिंड पे बेटा लगने वाला बल, लाइक इट अगर मैं इधर से एक बल लगाऊं, एक इधर से बल लगाऊं और दोनों तरफ से लगने वाला बल जब बराबर हो जाएगा तो बेटा उस कंडीशन को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी पिंड पर लगने वाला जितने भी बल, जो भी बल है हमारे, वो सभी के सभी बराबर हो जाएं तो बेटा उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, साम्य अवस्था। क्लियर। और हम कहेंगे वो पिंड भैया साम्य अवस्था पर है। क्लियर, समझ में आया। चलो अभी अगर हम देखें तो भैया हमारी जो साम्य अवस्था होती है, जो हमारा साम्य होता है, दो टाइप से होता है। ठीक है, कौन कौन सा। नंबर एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और नंबर दो होता है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक होता है स्टैटिक मतलब रखा हुआ साम्य और दूसरा होता है डायनामिक मतलब चलता हुआ साम्य। ठीक है, जैसे कि आपको हमने अभी एक झरने वाला एग्जांपल, जैसे क्या होता है ना, झरना जो होता है ना, आपने देखा होगा आपके घर में इस टाइप से एक झरना, नीचे एक मोटर लगी होगी और ऊपर एक पाइप से पानी नीचे गिर रहा है। मान लो ये एक मोटर है आपका, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो बेटा यहाँ से जब पानी ऊपर जाएगा और फिर से ये नीचे गिरेगा तो बेटा ये लेवल जो है ना, ये लेवल आपका कम और ज्यादा नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इसी को आप बोलेंगे क्या भैया, क्या यहाँ पर चेंजमेंट नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन क्या लेवल में चेंजमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, चेंज होना चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखिए, अगर हम एक हमारे पास ये पिंड है, इस पिंड पे भैया इधर से अगर हम कह दें कि 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पिंड के ऊपर और 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में इस पिंड के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो भैया ये जो आपका पिंड होगा ना, ये पिंड आपका साम्य अवस्था पर होगा। ठीक है, ये पिंड इधर से भी 15 न्यूटन ले रहा है, इधर से भी 15 न्यूटन ले रहा है, तो पिंड आपका बीच में रखा हुआ है, साम्य अवस्था पर रखा है। तो ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया और ये आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया। क्लियर हुआ। अब बात ये आती है कि हम लोग यहाँ पर कोई मैथ, कोई नॉर्मल सब्जेक्ट को पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पर बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम से मतलब है, हमको नॉर्मल इक्विलिब्रियम से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए बेटा, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, इसमें क्या होता है, जब आपकी अग्र अभिक्रिया, ठीक है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग जब बेटा बराबर हो जाता है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो जाता है। क्लियर। तो रासायनिक साम्य को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा ना कि भैया रासायनिक साम्य हमको क्या जानना है। देखो इस डेफिनेशन को थोड़ी सी देर में लिखता हूं। चलो बेटा, सबसे पहले तो ये जान लो कि जो हमारा रासायनिक साम्य है ये कौन कौन सी अभिक्रियाओं में होगा, मतलब कौन सी हमारी अभिक्रियाएं होंगी, कौन सी हमारी रिएक्शंस होंगी जिनमें कि हमारा रासायनिक साम्य देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप बताइए, जो आपकी रिएक्शन होती है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक तो बेटा रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। पहला होता है आपका इरिवर्सिबल, ठीक है, और दूसरा होता है रिवर्सिबल। बेटा जो रिवर्सिबल इनको बोलते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं
उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और ये होती है हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। बेटा जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, मतलब हम तुमसे कह दें कि A प्लस बी था जिसने मिलकर C बना दिया, बस बात खत्म। अब C जो होगा ना, C जो होगा वो A और B नहीं बना सकता, मतलब जो अभिकारक थे वो प्रोडक्ट तो बना दिए लेकिन जो प्रोडक्ट हैं उन्होंने पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं किया। तो बेटा ऐसी अभिक्रियाएं आपकी क्या होंगी? अनुत्क्रमणीय, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन। समझिए हमने क्या कहा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितनी टाइप की रिएक्शन? दो, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अभिक्रिया होगी, केवल अग्र अभिक्रिया चलना चाहेगी, पश्च अभिक्रिया नहीं होगी। जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में बेटा अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से अभिकारक भी बनेगा, मतलब जो अभिक्रिया होगी वो दोनों दिशाओं में चलेगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम जानते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, कौन कौन सी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं? तो देखिए बेटा इसमें मुख्यतः आपकी 4 आती है। कौन कौन सी? इसको देखते हैं। तो पहली हमारी जो आती है वो आती है न्यूट्रलाइजेशन, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, फिर दूसरी हमारी आती है बेटा इसी में दहन अभिक्रिया। कौन सी आती है? दहन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी हमारी जो आती है वो आती है बेटा अवक्षेप अभिक्रिया। अवक्षेप जिसमें बनता है बेटा उन अभिक्रियाओं की बात हो रही है। और जो हमारा लास्ट आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। अब बहुत ध्यान समझिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया आप पढ़ के आए हो हाई स्कूल में, क्या होता है जब बेटा लाइकेट हमने क्या कहा, HCl और NaOH आपस में मिले तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, NaCl और वाटर बनाया। अब बेटा HCl की टेंडेंसी H प्लस देने की है, NaOH की टेंडेंसी OH माइनस लूज करने की है, तो इन दोनों ने अपना, इसने H प्लस इसने OH माइनस लूज किया, यहाँ पे NaCl बना और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब आप हमको बताइए, ये यहाँ पर घुलेगा लेकिन ये आपस में घुलकर फिर से ये तो नहीं बनाना चाहेगा ना, नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके देने की टेंडेंसी थी H प्लस, इसने दे दिया Na प्लस NaCl, इसमें घुलकर Na प्लस Cl माइनस देगा, वो आपस में जुड़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए रिएक्शन बैक नहीं होगी। अगर हम तुमसे कहें दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, अब बेटा बहुत से बच्चे कहते हैं सर दहन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय कैसे हुई, तो हम आपको एग्जांपल देंगे। आप ऐसा करना, घर जाना, अपने घर में पापा के पर्स से 10 रुपए निकालना, ठीक है, और उसमें माचिस से आग लगा देना। ठीक है, क्या होगा, नोट जल जाएगी। अब उसके बाद जो जली हुई नोट होना उसको आप फिर से 10 रुपए बदल के दिखाना हमको। ठीक है, अगर नहीं बदल पाओगे ना तो वो रिवर्सिबल नहीं हुई ना, वो तो इरिवर्सिबल हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा, जो दहन अभिक्रिया होंगी, दहन अभिक्रिया में क्या होता है, नॉर्मली जो आपकी एनर्जी होती है वो लाइट के रूप में वेस्ट हो जाती है। अब जब वेस्ट हो गई, अब उसको फिर से आप कराना चाहते हो तो स्वतः तो नहीं होगी ना, खुद से तो नहीं होगी, तो इसीलिए वो आपकी क्या हो गई, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, अवक्षेप। अवक्षेप बेटा मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें कि अवक्षेप बन रहा हो। लाइक हम आपको एग्जांपल दे, जैसे कि आपके पास ये NaCl था, NaCl में आपने बेटा AgNO3 मिला दिया। ठीक है, तो AgNO3 जैसे ही आपने मिलाया तो बेटा यहां से आपको क्या बना, AgCl बन गया और NaNO3 मिल गया। तो बेटा AgCl जो होता है इसका पिपटी नीचे की ओर बनता है। ठीक है, तो AgCl पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ गया, अब पीपीटी नीचे फिर से घुलेगा नहीं तो रिएक्शन बैक आपकी हो नहीं सकती। फिर नेक्स्ट है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि आपने पढ़ा था कि अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूं बेटा, तो बेटा कॉपर सल्फेट जो होता है आपका ब्लू विट्रियोल है ना, ब्लू कलर का होता है। जिंक को जैसे कॉपर सल्फेट में हमने डाला तो यहां पे हमको मिल गया जिंक सल्फेट और कॉपर। अब बेटा ये रिएक्शन बैक नहीं होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि जिंक सल्फेट में कॉपर को डाल दो तो फिर से रिएक्शन बैक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट में जिंक को डाला जाता है तो जिंक सल्फेट मिलता है। क्लियर हुआ अभी? तो इरिवर्सिबल रिएक्शन आपके ये एग्जांपल है, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से उदासीनीकरण अभिक्रिया, दहन, अवक्षेप और विस्थापन अभिक्रिया जो होती हैं ये किसकी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब
अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जो एक ही दिशा में चलती हैं। अभिकारक से केवल और केवल उत्पाद मिलता है, उत्पाद से फिर से अभिकारक नहीं मिलता। क्लियर हुआ? चलिए फिर नेक्स्ट है आपका बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा जिसमें क्या हो, A प्लस बी मिलकर C प्लस डी का निर्माण कर रहे हो और C और D आपस में मिलकर A और B का निर्माण कर रहे हो। तो बेटा ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती थी उनके लिए हम इस साइन का यूज करते थे। ये किसके लिए यूज करते थे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, जबकि ये साइन हम किसके लिए यूज करेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? जैसे कि हम तुमको यहां पर एग्जांपल दें, हैबर विधि, हैबर प्रोसेस से अमोनिया, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। तो हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनता है बेटा? जो आपका नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब इनको आपस में मिलाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा यहां पे बेटा अमोनिया बनता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये जो आपकी रिएक्शन हुई ना, ये आपकी रिवर्सिबल हुई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। कौन सी? हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण जो है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। समझ में आया? उसके बाद बहुत सी अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि हम आपको दें PCl5, जब ये ब्रेक हुआ तो मिला हमको PCl3 प्लस Cl2, और जब ये फिर से PCl3 Cl2 के साथ में जुड़ा तो इसने PCl5 का निर्माण कर दिया। तो बेटा ये आपकी सभी के सभी क्या है? आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके बेटा। तो बेटा अगर तुमसे कहूं कि साम्य जो है आपका, जो इक्विलिब्रियम है आपका, जो इक्विलिब्रियम है आपका बेटा, इसका एक फ्लो चार्ट आप बनाना चाहो तो सिंपल सा क्या बनाओगे? तो जो इसका फ्लो चार्ट होगा वो दो प्रकार का होगा। पहला तो होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है बेटा, ये भी दो टाइप का होता है आपका फर्दर, ठीक है ना। पहला तो आपका होता है मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम जस्ट हमारा इसके बाद का टॉपिक है, तो हम उसके बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने अभी आपको N2 लिया था, H2 लिया था और अमोनिया बनाया था। तो बेटा N2 का मॉलिक्यूल्स, H2 का मॉलिक्यूल्स और NH3 मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूल्स। तो मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, अभी आयंस की बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं आयंस की बात करूंगा अभी। ठीक है, तो सिंपल सा इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, और जो केमिकल है वो आपका मॉलिक्यूलर और आयोनिक इक्विलिब्रियम में डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर अब बात आती है कि जो हमारा रासायनिक साम्य है, मैंने अभी बताया, जो हमारा रासायनिक साम्य है वो किस प्रकार की अभिक्रियाओं में होगा। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। तो बेटा जो हमारा रासायनिक साम्य होगा, ये आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं नहीं दिखाएंगी। जो भी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है ना, जो कि जिसको हमने बताया कौन सी, इस डायरेक्शन से एक डायरेक्शन में चलती हैं, ये कभी भी आपकी आयनिक साम्य को नहीं दिखाएंगी। जबकि जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी, जो कि इस टाइप से चलती हैं आपकी,
ठीक है ना। ये आपके क्या दिखाएंगे, रासायनिक साम्य, मतलब इनमें साम्य अवस्था आपको देखने को मिलेगी और इनमें आपको साम्य अवस्था देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आया ना। एक बंदा है भैया, वो उसके पास 1 लाख रुपए आगे वो खर्च कर रहा है, कमा नहीं रहा है, तो काहे कि उसके पास साम्य अवस्था आएगी। 1 लाख रुपए फिर तो उसके पास नहीं आने वाले ना। लेकिन एक बंदा है जिसके पास 1 लाख रुपए आ गए, अब उसने बिजनेस पे लगाए, अब उसने उससे पैसे खर्च तो किए, लेकिन फिर से वो पैसे उसको मिल भी गए ना बिजनेस के द्वारा, तो उसके पास जो 1 लाख रुपए था ना वो फिर से सर्टेन हो गया, निश्चित हो गया उसके पास कि नहीं, एक पहले खर्चा किए फिर मिल गए, फिर खर्चा किए फिर मिल गए। तो इसलिए वो उसके लिए उत्क्रमणी, ये हम कहेंगे उत्क्रमणी कंडीशन, और ये कहेंगे अनुत्क्रमणी, जब केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन चल रहा है। क्लियर हुआ। तो उत्क्रमणी अभिक्रिया में रासायनिक साम्य दिखेगा, अनुत्क्रमणी में नहीं दिखेगा। इसको ध्यान से एकदम दिमाग में डाल लीजिए। क्लियर हुआ। चलिए अब बात आती है, कोई आपसे पूछे कि रासायनिक साम्य क्या होता है, तो बेटा मैंने क्या कहा कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। लाइक मैंने कहा कि ए से बी गया और ए और बी आपस में मिला और मिलकर इसने सी और डी का निर्माण कर दिया। सी और डी फिर से मिले और इन्होंने ए और बी का निर्माण कर दिया। तो बेटा जो हमारी पहली रिएक्शन है ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। और ये जो हमारी है ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं बेटा पश्च अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? पश्च अभिक्रिया। अब बात आती है कि रासायनिक साम्य क्या है, तो बेटा जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाए, तो बेटा ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? रासायनिक साम्य। अगर ये ग्राफ किसके बीच में हो रहा है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग के बीच में और टाइम के बीच में जब मैं ग्राफ खींच रहा हूं। ठीक है, तो आप दो चीजें याद रखना कि जो रासायनिक साम्य होगा यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आपकी अग्र अभिक्रिया होगी, जो अग्र अभिक्रिया होगी आपकी, वो बराबर हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन किसके? जो पश्च अभिक्रिया होगी उसके। पहला तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, ये बेटा आपकी क्या हो जाएगी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, जब दोनों की बात कर रहा हूं तो इन दोनों की कंसंट्रेशन बेटा क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो निश्चित हो जाएगी, जबकि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन अग्र अभिक्रिया का और जो पश्च अभिक्रिया का होगा वो क्या होगा? बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के वेग के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये अभिक्रिया जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब ये क्या है? ये क्या है? A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, जबकि ये जो अभिक्रिया बेटा ये बैकवर्ड रिएक्शन है किसके लिए? C प्लस डी गिव्स आउट A प्लस बी। तो ये आपकी अग्र अभिक्रिया। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? अग्र अभिक्रिया का वेग घट रहा है और यहाँ पर पश्च अभिक्रिया का धीरे धीरे देखो वेग बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते क्या आएगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे और फिर एक वेग से चलने लगेंगे। तो आप ये मत कहना। और बेटा इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस पॉइंट को अचीव करने के बाद आपकी अभिक्रिया साम्य अवस्था पर आ जाती है। क्लियर हुआ। अब बात आती है कि यहां पर ये तो हमारा किसकी ग्राफ हो गया? ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मैं यही ग्राफ किसके? कंसंट्रेशन, मैंने कहा ना भी कंसंट्रेशन, समझो, अगर मैं यही ग्राफ कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में खींचूं, समझिए, कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ खींच रहा होता बेटा,
तो क्या होता, ये देखो ए की कंसेंट्रेशन ये आई और उसके बाद क्या हो गई, देख लो कांस्टेंट हो गई, फिर देख लो ये देखो कांस्टेंट हो गई। जरूरी नहीं है कि भैया ये बराबर हो, वो कांस्टेंट होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो ये देखो कंसंट्रेशन घट रही है किसकी, अब भैया अगर कोई क्रिया हो रही है तो कंसंट्रेशन किसकी घटेगी, अभिकारक की उत्पाद की। नॉर्मली है ना कि अभिकारक की कंसंट्रेशन घटेगी, उत्पाद की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं इसको और इसको, इन दोनों ग्राफ को माइंड रखिए, कई बार एग्जाम में पूछे भी है ये, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है, जो हमारा रासायनिक साम्य है, चलो इसको पहले रफ करते हैं हम लोग। तो बड़ा हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक सिंपल सा रासायनिक साम्य में कि दो कंडीशन पढ़ी, इसकी क्या पढ़ी, दो कंडीशन। पहली तो हमने पढ़ी रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा इसी में कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। बेटा जब कभी भी आपको इक्विलिब्रियम अचीवमेंट होगा तो वहां पर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे। और सेम यहाँ पर कि जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और कंसंट्रेशन जो आपके रिएक्टेंट की होगी वो बेटा कांस्टेंट हो जाएगी। बराबर नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना है चीज को, मैं बराबर यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट होने की बात कर रहा हूँ कि अब वो निश्चित हो गई। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके बेटा, फिर उसके बाद बात आती है कि जो हमारा रासायनिक साम्य है इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, देखते हैं। रासायनिक साम्य के लक्षण है ना, कि क्या क्या लक्षण हैं हमारे किसके, रासायनिक साम्य के। तो पहला मैंने अभी बताया कि जो हमारा रासायनिक साम्य होता है ये बड़ा चलित होता है, मतलब ये क्या होता है, डायनामिक होता है, ठीक है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। कोई पूछे जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है कैसा इक्विलिब्रियम है, तो भैया डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कैसा इक्विलिब्रियम है ये, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये पहला हो गया आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर दूसरा आपका अगर कोई तुमसे पूछे, अगर इसका दूसरा का करेक्ट मतलब मैं लक्षण की बात कर रहा हूं ना, तो पहला क्या है इसका, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। दूसरा अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो आपका अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर इक्विलिब्रियम पॉइंट निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। समझ में आया? जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको जहां पर आना है ना वो वहीं पर आएगा। अब आप अभिकारक की कंसंट्रेशन कितनी भी ले लो, ठीक है ना, निर्भर डिपेंड ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो पॉइंट जैसे हमने भी दिखाया था ना आपको, ये पॉइंट अगर यहां पर आ रहा है, अगर ये पॉइंट बेटा इस जगह पर आ रहा है ना तो इसी जगह पर आएगा, आप प्रारंभिक सांद्रता जितनी मन हो उतनी ले लो। क्लियर हुआ ना? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
तीसरा पॉइंट बेटा, जो उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक बेटा अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग को बेटा परिवर्तित करेगा। वो ऐसा नहीं होगा केवल अग्र अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देगा। जो उत्प्रेरक होगा वो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग को प्रभावित करेगा। वो काम क्या करता है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है बस उसको पहले लाने का काम करता है। बस सपोज दैट, अगर मैं अभी आपको समझाता हूं, लंबा हो रहा है, ये जो पॉइंट अभी यहां पर मिल रहा था ना, वो उत्प्रेरक की प्रेजेंस में क्या होगा, अब वो पॉइंट मान लो कि इस जगह पे मिलने लगा, तो पॉइंट जो यहां पर मिल रहा था वो पहले मिल रहा है। सपोज दैट अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं कि एक नेपाल बॉर्डर है ना, मान लो नेपाल बॉर्डर पे एक बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है ना। अब इंडिया के जो लोग हैं वो नेपाल जाना चाहते हैं और नेपाल के लोग इंडिया आना चाहते हैं। तो ये जो पहाड़ है, आप सपोज दैट ये इंडिया है यहाँ पर और ये यहाँ पर नेपाल है, तो इंडिया के लोग इधर से आएंगे, नेपाल के लोग इधर से आएंगे। जब ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे तो बेटा इसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। बट अब दोनों की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल निकाला, एक मतलब नीति निकाली और इस पहाड़ के बीच से एक रास्ता निकाल दिया बेटा, ठीक है ना, सुरंग बना दी। तो अबे भैया जो इनको इतना बड़ा रास्ता घूम के जाना था ना, अब ये घूम के नहीं जाएंगे, अब सीधा यहाँ से सीधा यहाँ पर आएंगे, ये सीधा यहाँ से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये है कि अगर रेट आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन का बढ़ेगा तो रेट भैया बैकवर्ड रिएक्शन का भी बढ़ जाएगा, तो उससे इक्विलिब्रियम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट बस क्या होगा, जल्दी मिल जाएगा ना। ऐसा थोड़े होगा कि केवल इंडिया वाले ही नेपाल जा सकते हैं, नेपाल वाले इंडिया नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो उत्प्रेरक होगा वो आपकी अग्र अभिक्रिया और आपकी पश्च अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपका थोड़ा सा पहले मिल जाता है। जो आपकी रिएक्शन है ना, रिएक्शन वो बेटा आपको इक्विलिब्रियम जो है ना, इक्विलिब्रियम दोनों साइड से मिल सकता है। आप फॉरवर्ड चलेंगे तो भी आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, बैकवर्ड चलेंगे तो भी इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। नहीं समझे? जैसे मैंने कहा कि A प्लस बी से आपको मिल रहा था C प्लस डी, आप फॉरवर्ड चले तो भी मिलेगा और अगर आप बैकवर्ड चल जाए मतलब अगर आप C प्लस डी से आपका चल जाए A प्लस बी, ये भी तो सेम है ना। क्लियर हुआ? तो इसीलिए मैंने कहा कि जो आपका रिएक्शन है वो दोनों बोथ साइड से आपकी चल सकती है। क्लियर हुआ ना? अगर दोनों साइड से इक्विलिब्रियम दोनों साइड से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप फॉरवर्ड चलेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, बैकवर्ड चलेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद बेटा जो आपका चौथा पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम की ये जो रिएक्शन हो रही है ये भैया क्लोज वेसल में होनी चाहिए। कौन से वेसल में? क्लोज, बंद पात्र में होनी चाहिए। क्योंकि मान लो अगर हमारा ऐसा सपोज दैट हम तुमसे कहते हैं कि ये डी हमारा गैस है, मान लो ये डी हमारा गैस है, तो अगर मेरा ओपन है तो डी तो गया, और जब डी ऊपर ही निकल जाएगा मतलब डी गैस के फॉर्म में बाहर चला गया तो सी को डी मिला ही नहीं, और जब सी को डी मिलेगा नहीं तो रिएक्शन बैक नहीं होगी। तो चौथा क्या है, रिएक्शन कहां पर होनी चाहिए? क्लोज, ठीक है ना, बंद पात्र में होनी चाहिए, बंद पात्र में होनी चाहिए। क्लियर हुआ? बंद पात्र में।